हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें चैप्टर 5 जो है आपका जुडिशरी का, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो हमारे को बातें करनी होंगी कि भाई कितने हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, कितने लेवल्स पर कोर्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। कोई कोई जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हुए हैं, कोर्ट्स के रूलिंग्स आई हुई हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें होंगी, अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर सब हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक बेसिक ओवरव्यू देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है ना। इसको हम एपेक्स कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जब आप कभी लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये टर्म यूज़ सुनने को मिल जाती होगी। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है, आपको बता रखी है। ठीक है ना। आपने ये सब पढ़ा ही होगा बेसिकली। अब कुछ जो क्वेश्चंस वाली बातें हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। तो कहता है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल बिलो। ठीक है ना। तो कहता है फ्रेंड, टाइप ऑफ डिस्प्यूट और एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है कि डिस्प्यूट अगर सेंटर और स्टेट के बीच में है तो कोई इस तरीके का एग्जाम्पल हुआ है फ्रेंड। यस, आप लिख सकते हैं टेहरी डैम। ठीक है ना। ये टेहरी डैम है जो कि उत्तराखंड में कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो उसको लेकर इश्यूज था कुछ, तो वो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स अगर हम कहें तो फ्रेंड्स, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये आपके दो स्टेट्स हैं। इनके बीच में किस रिवर को लेकर डिस्प्यूट हुआ था? गोदावरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है। चलिए, थर्ड हो गया आपका, ये तो दो स्टेट्स का हो गया। अब आता है डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स। अगर मान लीजिए कि भाई ये मेरा हाउस है और ये मेरे नेबर का हाउस है। ठीक है ना। और तो ये बिल्कुल जॉइंट में है, तो जब अगर मान लो हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्ट करके मैंने उसकी बाउंड्री में अगर इंटरफेरेंस कर दिया तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? एक डिस्प्यूट बन जाएगा। अब जब डिस्प्यूट बन जाएगा तो उसका रिजोल्यूशन कहाँ पे जाकर होगा? कोर्ट्स पे जाकर होगा। ठीक है ना। ऐसी लॉज दैट आर इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई आपके भाई फंडामेंटल राइट है। जैसे आपका एक फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में क्या बोलता है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का अधिकार का अगर आपका हनन होता है कि आपको, ठीक है ना, कि कोई आपको इंजर्ड कर रहा है, आपको कोई दिक्कत दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपको कि भाई आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, स्वच्छ हवा नहीं मिल रही। ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या है? आपका राइट टू लाइफ का हनन है और आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी से रिलेटेड होगा। कहता है, डू यू थिंक दैट एन ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट अ पॉलिटिशियन इन दिस काइंड ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम? वाई नॉट? मतलब कि आपको लगता है कि फ्रेंड्स, जैसे कि एक आप आम नागरिक हैं कि आप एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी नज़र में सारे सिटीजन्स बराबर होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई एमपी है, एमएलए है या फिर कोई एक नॉर्मल सिटीज़न ऑफ द कंट्री है। ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हैं कि भाई जो भी उसकी पोजीशन है, ऑफिस की पोजीशन है, उसको उससे कोई भी इंटरफेरेंस उससे नहीं कर सकता है। ठीक है ना। लिस्ट टू रीजंस वाई यू बिलीव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। कहता है ऐसे दो रीज़न बताइए वाई यू बिलीव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी, कि भाई अगर इंडिपेंडेंट ना हो जुडिशरी, जुडिशरी होना जरूरी है, उसके साथ जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि भाई आप जो कोर्ट है, हमारी कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, ये एक तरीके के क्या एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं कि भाई लेजिस्लेचर, देखिए आपको फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो आज हम थर्ड पिलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भाई लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, तो उसके ऊपर ओवरसी करने के लिए कौन है बॉडी? जुडिशरी की बॉडी है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स को, जो मैंने आपको बताया था 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कोई वायलेट ना करे। अगर कोई वायलेट करेगा तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो उसकी देख रेख करने का काम एक तरीके से किसका है? कोर्ट्स का है। वो आपका एक तरीके से गार्जियन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, बस यही चीज़ें आपको उसके अंदर लिख के चलनी है। अब फ्रेंड्स, आपको एक ये टेबल का स्ट्रक्चर दे रखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट रिजेंबल्स अ पिरामिड। ठीक है ना। हैविंग रीड द डिस्क्रिप्शन अबव, कैन यू फिल आउट विच टाइप ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट एट द लेवल इन द डायग्राम? तो आपको मैं ये फिल करवा देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो नीचे के लेवल पर होता है। इसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
फिर ऊपर आपका हाई कोर्ट आ जाता है, एंड देन सबसे ऊपर जो आता है आपका वो आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चंस? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कहता है राइट टू सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द एपेलेट सिस्टम। एपेलेट सिस्टम क्या क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया जो कि आपने देखा तो आपके अगेंस्ट में उन्होंने दे दिया, तो आपने हाई कोर्ट पे क्या करी, अपील करी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपीलेट सिस्टम। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने हाई कोर्ट में, तो क्या कहना चाह रहा है कि आप 2 सेंटेंस लिखिए इस अपीलेट कोर्ट के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि भाई जो भी जजमेंट होती है लोअर कोर्ट की, उसको हम क्या करते हैं, अपील कर देते हैं किसमें, हायर कोर्ट में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब ये आपको एक टेबल दे रखी है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है, फिल इन द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम डिफरेंस जान लेते हैं। सबसे पहला केस क्या है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हरास्ड बाय द ग्रुप ऑफ बॉयज़ वाइल वॉकिंग टू अ स्कूल। ठीक है ना। तो ये सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है फ्रेंड्स, ये है क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना। तो इसमें प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा कि भाई वो लड़की एफआईआर लॉन्च कर देगी पुलिस में, और फिर उसके बाद जो केस होगा कोर्ट में चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा केस क्या है, अ टीनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स टू मूव आउट टू अ, भाई एक टीनेंट था, उसको लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, तो ये किस में आ जाएगा, आपका सिविल लॉ में आ जाएगा। प्रोसीजर क्या होगा कि उसको एक रिलेवेंट कोर्ट जो भी होगा उसके डिस्ट्रिक्ट में, उस कोर्ट के पास अपील करनी होगी कि भाई सरकार दुहाई हो, आप मुझे बचाइए, ये लैंडलॉर्ड मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। ठीक है ना। और बाकी फ्रेंड्स आप लोग इमेजेस वगैरह को देख ही रहे हैं, किस तरीके से पीआईएल वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा था। ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ्स वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है ना। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि कहता है यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए कौन है फ्रेंड्स, ये कोर्ट है, जुडिशरी है। वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है ना। तो आपको क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास आपका एक तरीके से वो गार्जियन है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी वायलेट करेगा तो आपको वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है ना। इर्रिस्पेक्टिव कि आप अमीर हैं गरीब हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। Reread the list of fundamental rights provided in Chapter 1. How do you think the right to constitutional remedies connect to the idea of judicial review? अब फ्रेंड्स एक है आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका क्या मतलब होता है, इसमें फ्रेंड्स 5 तरीके की आपको रिट्स प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है ना। जो कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स के हनन से रिलेटेड है, और ये भी इटसेल्फ आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना। तो अगर आपको रिट्स भी नहीं मिल रही तो भी वो एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है, जुडिशियल रिव्यू को आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो जुडिशरी है उसके पास पावर है कि वो अपने ही कुछ लॉज में, जजमेंट्स में रिव्यू कर सकती है उसको। ठीक है ना। और उसको चेंज कर सकती है एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच टायर विद द जजमेंट्स गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने सुधा गोयल का केस पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो उसमें आप लोग जानते हैं कि भाई जैसे कि अब लोअर कोर्ट है, तो उसके केस में क्या हुआ था, मैं आपको चलो केस तो पूरा नहीं बताऊंगा, बट हाँ उनके जो थोड़ी सी फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था, लोअर कोर्ट में जो लक्ष्मण था एंड उसकी मदर थी शकुंतला, उन दोनों, और उसका जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष चंद्र, उन तीनों को क्या कर दिया था, डेथ की सज़ा सुना दी थी। अब हुआ क्या, फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दिया। अब जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दिया तो हाई कोर्ट ने उन तीनों को क्या कर दिया, बरी कर दिया। ठीक है ना। अब जब उनको बरी कर दिया तो फिर ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इसको कौन लेकर गया, अपीलेंट पार्टी लेकर गई। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई लक्ष्मण एंड शकुंतला को तो हम क्या करते हैं, इम्प्रिजमेंट देते हैं, किसकी, फॉर लाइफ के लिए। और जो सुभाष चंद्र है ब्रदर इन लॉ, उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिला था, तो
एविडेंस नहीं मिला था तो उसको एक्यूट कर दिया गया। फ्रेंड्स ये वही था डाउरी वगैरह का केस। अगर आपको आइडिया होगा कि जब उनकी वाइफ मर गई थी और उन्होंने बोला था कि भाई भाई वो तो शायद जल कर मर गई थी, दूध गर्म कर रही थी, जो भी था, और बल्कि उसको मार दिया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड केस है। अगर आप लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा होगा तो आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे। कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट, द वंस दैट आर फॉल्स। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहता है कि भाई मान लीजिए कि द एक्यूज टुक द केस टू द हाई कोर्ट। ठीक है ना, वो केस हाई कोर्ट तक लेके गया। एक्यूज मतलब कौन होता है? जिसके ऊपर केस करा है आपने। ठीक है ना, जो दोषी हैं। बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, या फिर आप इसको डोमेस्टिक कोर्ट भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह सकते हैं, या लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब तो उन्होंने केस को हाई कोर्ट में ले गए, तो ये करना ठीक है फ्रेंड्स। यस, ये उनका भी राइट बनता है कि वो अपने डिसीजंस को के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दे वांट टू द हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। तो फ्रेंड्स ये बेकार की बात है। देखिए, आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन है तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आप उससे ऊपर ही जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक आपके लिए न्यू पॉइंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? रॉन्ग। इफ़ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एक्यूज्ड कैन गो बैक द ट्रायल कोर्ट। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। ठीक है। तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल? फ्रेंड्स, पीआईएल का क्या मतलब होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कि भाई कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स जो कि गरीब होते हैं, तो उन लोगों का मसीहा बनने के लिए क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं, वो केस करते हैं किसमें? अगेंस्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब क्योंकि उन लोगों का कोई सहारा तो होता नहीं, तो उन लोगों के अपील को कौन सुनता है फ्रेंड्स? कुछ एनजीओज़ वगैरह होती हैं, उसकी हेल्प के से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर लेते हैं, और फिर वहाँ पर जाके उनको रिजॉल्व में मिलती है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे मान लीजिए कुछ प्रिजनर्स हैं। ठीक है ना। अब उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई उनका ट्रायल पीरियड ओवर हो गया। ठीक है ना। मान लीजिए उनको 2 साल की सज़ा सुनाई थी, अब वो 4 साल से अभी तक जेल में ही हैं। तो ये तो फ्रेंड्स ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही हो रही हैं ये सारी प्रैक्टिसेस। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके अगेंस्ट उनके साथ लोग मिलकर पीआईएल रेज करते हैं कि भाई इन लोगों को फ्री किया जाए। ठीक है। चलिए, फिर कहता है री रीड द एक्सेप्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑन द ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। कि भाई राइट टू लाइवलीहुड का पार्ट था, जो कि राइट टू लाइवलीहुड भी क्या है? आपका राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। मतलब अगर आपको कोई लाइवलीहुड नहीं दे रहा है, या आप अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे, तो एक तरीके से आपके राइट टू लाइफ पे आघात पहुंच रहा है। तो ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी के केस में बताया गया था। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के अंदर क्या क्या आता है ये लिख लीजिए आप। लाइवलीहुड के अंदर आपका फूड आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, और क्लोथ्स आ जाते हैं। मतलब रहने के लिए जगह हो, पहनने के लिए कपड़े हो, खाने के लिए खाना हो। ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राइट अ स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आपने न्याय को डिले कर दिया, इसका मतलब आपने न्याय हमारे को दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि भाई आपने मान लीजिए 2021 है, 2021 में अगर आपने कोई केस किया, ठीक है ना, और उसका जो मान लीजिए आगे आने वाले 2030 में उसका कोई आपको रिजोल्यूशन न्याय मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भैया आपने जस्टिस इतनी डिले कर दी कि अब इसका जो न्याय आपने करा है यही ना के बराबर है। ठीक है ना। तो और ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं आपको दे सकता हूँ, बट अननेसेसरी आपके लिए भी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एट प्रेजेंट लेवल पे आप यही चीज़ें अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और अपने आप नंबर्स सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मेक सेंटेंस अपने ग्लोसरी वर्ड्स को लेकर आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है तो ये आप लोग कर ही सकते हैं। एक ये क्वेश्चन 9 दे रखा है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग इज द पोस्टर राइट टू फूड कैंपेन का, कि भाई डेथ बाय हंगर, कि भाई द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई अगर किसी की भूख से मौत हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
तो फ्रेंड्स कि भाई हंग्री स्टोमक ओवरफ्लो गोडाउन्स, कि भाई सरकार के पास तो अन्न रखा हुआ है बट और लोग भी भूखे मर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ तक उचित है बात। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार से कि भाई आप हमारे को इसका जवाब दीजिए कि इसके अगेंस्ट में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप फ्री में नहीं दे सकते तो प्लीज़ फूड को आप चीपर रेट्स पर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो आपका राशन भी वेस्ट ना हो, उसको चूहे ना खाएं और लोगों के पेट में अन्न भी पहुंचे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए एक हमारे स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी, ये फूड से रिलेटेड है तो मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक इंसान भूखा होता है तो उसको सूरज और चांद भी दो रोटी की तरह दिखते हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, अगर हम इसका मैसेज जान सकते हैं, अगर हम उसको समझ सकते हैं तो हम एक भूख की जो कीमत होती है वो हम यूटिलाइज हम उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि जो भी सिस्टम है जिससे कि आप अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। और आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप नोट्स बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत आती तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है स्पेशल तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अपने लोगों के साथ फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज शेयरिंग इज़ द अल्टीमेट मोटिव, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।